तो यूपी ट्रिपल सी लेखपाल में पर्यावरण में आज हमारा पहला सेट होगा दोस्तों, और इसमें टोटल हम लोग करेंगे 25 सेट, क्योंकि आप जानते हैं पर्यावरण से आपके पेपर में कितने क्वेश्चन आने हैं, 10 क्वेश्चन आने हैं, और ये 10 क्वेश्चन बेसिक टू एडवांस लेवल के होंगे, याद रखिएगा। 10 में 10 हम लोग प्राप्त करेंगे, तो टोटल 25 सेट यूट्यूब पर ही करवाया जाएगा। तो चलिए एक आसान से क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। करा कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? यह सबसे आसान सवाल है दोस्तों, याद रखिएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था। अब थोड़ा सा ना आपको एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि आप जानते हैं कोड करके सवाल पूछेगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, है ना। तो देखिए पर्यावरण कहते किसे हैं, ये बात कब पता चला? यह परिभाषा दिया गया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। इस अधिनियम ने कहा कि देखो भाई, जो पर्यावरण होता है किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं एवं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। यानी पर्यावरण के अंदर जितनी भी, अगर कोई मान लीजिए मैं कहूँ कि ये नाम का कोई जीव है साथी, अब हमें इसका पर्यावरण देखना है, तो इसके पर्यावरण के अंदर जितनी भी भौतिक और जैविक दशाएं होती हैं और इनके बीच जो अंतर संबंध है, उसी पूरी पूरे चित्र को हम पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, यानी कोई पर्यावरण एक कोई पर्टिकुलर वस्तु नहीं है, नहीं, पर्यावरण का मतलब इन्वायरमेंट होता है जो चारों तरफ से जितनी भी अंतःक्रिया होती है। जैसे आप ये समझ लीजिएगा, एक मैं और एग्जांपल दूं, जैसे मान लीजिए कि ए नाम का कोई छोटा सा बच्चा है और इस बच्चे के चारों तरफ लोग गाना ही गाना गाते हैं, गाते हैं, ढोल बजाते हैं, है ना। तो जाहिर सी बात है, ये बच्चा भी बड़ा होगा तो कैसा करेगा? गाना बजाएगा, ढोल बजाएगा, है कि नहीं है। तो यही चीज है, इसके चारों तरफ जो भी लोग हैं, जैसे भी लोग हैं, उनके साथ जो भी इंटरलेशन है, जो भी भाषाएं हैं, वो सारी चीजें पर्यावरण के अंदर इंक्लूड होगी। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये परिभाषा नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट यह एक्ट है साथी, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। और इसी अधिनियम को हम छाता विधान भी कहते हैं, यानी अम्ब्रेला लेजिस्लेशन। अलग से अगर आपसे पूछे कि अम्ब्रेला लेजिस्लेशन किसे कहते हैं, तो आप बताना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को कहते हैं। ठीक है, अगली चीज जो हमारे लिए कूट में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा कि पर्यावरण एक अविभाज्य समिष्ट है। अविभाज्य समिष्ट कहने का मतलब कि हम इसे कोई अलग अलग नहीं कर सकते, नहीं, पर्यावरण एक अविभाज्य समिष्ट है और इसमें भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्व पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से इसकी पूरी रचना होती है। ऐसा नहीं है कि कोई पर्यावरण नाम का कोई अलग से कोना बना दिया जाए, नहीं, यह एक अविभाज्य समिष्ट है और पेपर में कूट करके सवाल पूछेगा, प्लीज आप ध्यान रखना, है ना। अगला, करा कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण की संरचना में भौतिक तत्व नहीं है? देखो पर्यावरण की संरचना 3 लोग से हुई, भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक तत्व मिलकर के बना रहे हैं ना। तो करा कि यार भौतिक तत्व में क्या क्या चीजें आप शामिल करोगे, तो बताइए आप क्या क्या चीजें शामिल कर सकते हैं। भौतिक चीज में क्या क्या आएगा? तो आपको सर क्लाइमेट आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। भौतिक में मृदा आ जाएगी, सेल आ जाएगी। लेकिन सूक्ष्म जीव और मानव, क्या ये भौतिक संसाधन है? तो आप कहोगे नहीं सर, ये तो जैविक संसाधन है, यानी इनमें जीव पा जाता है कि नहीं है। तो याद रखिएगा ये जैविक संसाधन होते हैं। भौतिक संसाधन वही संसाधन होते हैं अजैविक संसाधन। जो भौतिक संसाधन होते हैं साथी, वो अजैविक होते हैं, मतलब इनमें जीवन नहीं पाया जाएगा। और पर्यावरण में जैविक और अजैविक दोनों रहता है। ठीक है, यानी पर्यावरण में आप देखोगे तो इसमें जैविक भी रहता है और अजैविक रहता है, दोनों रहते हैं। जबकि भौतिक तत्व में सिर्फ और सिर्फ अजैविक आता है। तो जलवायु में जीवन नहीं है, मृदा में जीवन नहीं है, सेल में जीवन नहीं है ना। तो सूक्ष्म जीव तथा मानव ये भौतिक तत्व नहीं है। इस प्रकार डी आपका हो जाएगा राइट आंसर साहब। देखिए पर्यावरण की रचना में आपने देखा भौतिक कारक, जैविक कारक और सांस्कृतिक तत्व शामिल होते हैं, है ना। और ये एक दूसरे से क्या होते हैं? संबंध होते हैं किसी न किसी रूप में। भौतिक तत्व में अगर आप देख रहे हैं तो भौतिक तत्व में आप पाएंगे स्थान कोई भी हो गया, कोई भी स्थल रूप हो गई, कोई भी जलीय भाग हो गया, जलवायु, मृदा, सेल, खनिज, ये सभी के सभी भौतिक तत्व में आ जाते हैं। ठीक है, जबकि जैविक तत्व में आप देखेंगे जो पौधे आ गए, जंतु, जीव जंतु आ गए, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, मानव, मनुष्य भी, ये भी शामिल है। सांस्कृतिक तत्व कौन बनाता है? तो आप जानते हैं सांस्कृतिक तत्व मनुष्य ही बनाता है। तो यह मुख्य रूप से क्या होता है? मानव के द्वारा निर्मित होता है। सामाजिक तत्व हम लोग बनाते हैं, है कि नहीं है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। पहला ऑप्शन करा कि पर्यावरण भौतिक एवं जैविक संकल्पना है। हाँ, बात तो सही है ना। भौतिक कहने का मतलब अजैविक और जैविक संकल्पना है, तो बात सही है। इसमें अजीवित तथा जीवित संगठक को शामिल किया जाता है, तो अभी मैंने ऊपर आपसे बताया, बिल्कुल सही, आपका यहाँ से सही है। वनस्पतिक पर्यावरण अजैविक पर्यावरण का पार्ट है। अब मुझे बताओ वनस्पतियां, अभी मैंने ऊपर आपसे बताया कि पौधे, पेड़ पौधे ये जैविक है। जो पेड़ पौधे होते हैं आपने देखा इनमें जीवन पाया जाता है साथी, है ना। तो पेड़ पौधे जैविक हैं, तो ये करा अजैविक है, तो आप कहोगे नहीं सर, ये वाला विकल्प तो इन लोगों ने गलत बना रखी है ना। ये वाला विकल्प आपका गलत हो जाएगा,
यानी सही कौन सा विकल्प होगा आपका, पहला हो जाएगा राइट आंसर, यानी ए हो जाएगा आपका सही जवाब। ठीक है, देखिए अगर हम पर्यावरण के प्रकार की बात करें तो देखिए बेसिकली अगर देखा जाए तो कुछ पॉइंट ध्यान रखेंगे कि पहली बात तो जो पर्यावरण होता है वह भौतिक और जैविक संकल्पना होता है, और इसमें अजीवित और जीवित दोनों लोग शामिल होते हैं, है ना। आधारभूत संरचना के आधार पे पर्यावरण को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक तो भौतिक पर्यावरण जिसे हम अजैविक पर्यावरण भी कहते हैं, दूसरा होगा जैविक पर्यावरण। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यार जैविक क्या होगा और अजैविक क्या होगा। भौतिक या अजैविक पर्यावरण में आप क्या शामिल करोगे, आप कहोगे सर स्थल मंडलीय पर्यावरण शामिल है, जल मंडलीय पर्यावरण शामिल है, वायुमंडलीय पर्यावरण शामिल है, ये सबको शामिल किया जाता है। अब जल के अंदर जीवन मछली को मत शामिल कर लेना, गड़बड़ा जाएगा, है ना। जैविक पर्यावरण में आप देखोगे तो वनस्पतिक पर्यावरण और जंतु पर्यावरण, क्योंकि मछली जंतु में आ जाएगा सब, जीव जंतु में आ जाएगा, है ना। नहीं तो मैं कहते आपसे कि जल मंडलीय पर्यावरण, तो आपको सर जल के अंदर मछली है तो मछली कैसे, अरे मछली यहाँ जंतु पर्यावरण में आ जाएगा भाई, है ना। तो वो जैविक पर्यावरण है। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा कर दें। अगर आप चाहते हैं साथ ये पूरा सीरीज, ये पूरा पीडीएफ आपको मिले तो एक छोटा सा आपको काम करना पड़ेगा। आप जाइए गूगल प्ले स्टोर पर और हमारे एप्लीकेशन का नाम सर्च करिए HDCLASSES, है ना। HD क्लासेस आप सर्च करिए। HD क्लासेस पे सर्च करने के बाद आप इसमें इनरोल करिए, इनरोलमेंट कर लीजिएगा। इसके साथ साथ आप हमारा एक कोर्स जो है ज्वाइन करेंगे। देखिए बहुत ज्यादा प्राइस नहीं है, टेंशन लेना है। तो आप क्या करना ना, वहाँ पे पेड कोर्स पे क्लिक करना और वहाँ पे दिख रहा होगा यूपी लेखपाल वाला आपका, ठीक है। वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, पहली चीज मैं आपको बता दूं, जितने भी ये क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ यूट्यूब पर, ये तो आपको वहाँ मिल जाएगा, यानी ऐड आपको नहीं करना। ऐड जो आता है बार बार वो, उससे आप डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। तो पहली बात सारे क्लासेज आपको मिल जाएंगे, है ना। तो जितने भी क्लासेज हैं वो क्लासेज आपको वहाँ पे दिख जाएंगी, पहली चीज। दूसरा चीज, जब क्लास आप ये कर लो फिर उसके बाद साथ ही आपको वहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट दिखेगा। कैसा, ऑनलाइन टेस्ट आपको वहाँ पे मिल जाएगा, सेम क्लास का आप वहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट देना। इससे पता चलेगा कि आप कितने पानी में खड़े हुए हैं ना। उसके बाद साथ ही ये जो जितनी भी क्लासेज हम दे रहे हैं ना, इन सारी क्लासेज के नोट्स यानी ऐसे ही प्रिंटेड करा करके, है ना, मतलब आप उसे प्रिंट करवा सकते हो। तो वहाँ पे आपको सारे जितने भी टेस्ट होंगे उनकी पीडीएफ नोट्स भी साथ ही मिल जाएगा, है ना। तो ये सारी चीजें आप पहले क्या करना, पहले एक बार अच्छे से क्लास को सुन लेना, क्लास को देख लेना, फिर ऑनलाइन टेस्ट कर लेना, फिर उस पीडीएफ से आप रिवीजन करना। 100% आपकी इसमें तैयारी हो जाएगी, सिक्योरिटी के साथ कोई सब्जेक्ट आपका छूटेगा नहीं। अभी आप क्या करना, जाना, एक बहुत ही प्यारा सा वहाँ पे ऑफर चल रहा है, 26 जनवरी तक चलेगा। वहाँ पे ये कोड आप डालना तो 100 रुपए का सीधे सीधे ऑफ मिल जाएगा, REP26। और अभी जो प्राइस वहाँ पे लगी होगी, मुझे लग रहा है कि ये प्राइस वहाँ पे इतनी शो कर रही है, लेकिन ये कोड जैसे ही आप डालोगे तो ये प्राइस साहब इतना हो जाएगा, है ना। तो प्लीज आप लोग अभी फॉलो करना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लोग के लिए एक्टिवेट नहीं रहेगा, तो इसको आप ध्यान रखना कि आज ही जाकर के इस काम को आप कर लेना। एक दो टेस्ट वहाँ पहले फ्री में मिलेगा, आप ऑनलाइन टेस्ट बाय मत करना, क्योंकि टेस्ट जो है इसी में इंक्लूड होगा। पेड कोर्स को लेना ताकि ये पीडीएफ आप प्रिंट करवा पाओ, है ना। उसमें ये ऑनलाइन टेस्ट आपका इंक्लूड होगा। ऑनलाइन टेस्ट आप एक वहाँ पे दिया गया है, आप उसे दे करके चेक करके देख लीजिए कैसे वहाँ पे टेस्ट होगा, कैसे वहाँ पे क्वेश्चन पेपर होगा, ठीक है। कोई अगर डाउट आती है, कोई दिक्कत आती है, तो ये हमारा नंबर है 888176 810। इस पर आप हमें मैसेज करना, कोई समस्या आती है तो वहाँ पे उसका सोल्यूशन होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। माफ करिएगा आपका समय लगा, लेकिन इन्फॉर्मेशन था जो कि 26 जनवरी तक खत्म हो जाएगा, इसलिए हमने आपको बता दिया। फिर से फीस वही 299 हो जाएगी, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा, नीचे दिए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिए। जो जैविक पर्यावरण होता है इसकी संरचना पौधे और मानव सहित जंतुओं के द्वारा होगा, तो आप समझ गए ना, जैविक पर्यावरण में ये दोनों लोग शामिल होंगे, तो आपको हाँ सर। अजैविक तथा जैविक पर्यावरण को हम एक साथ अगर मिलाते हैं तो बायोम बनता है, ये बात बिल्कुल सही है। दोनों से मिलकर के ही एक पूरा बायोम बनता है, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, आप जवाब देखो सर, सी आंसर आपका राइट आंसर, ठीक है। अगला, अजैविक या भौतिक पर्यावरण में क्या क्या शामिल करते हैं, तो इसमें पर्वत पर्यावरण शामिल होता है, पठार पर्यावरण शामिल होता है, ये वाला याद रखना पेपर में आता है। मैदान पर्यावरण, झील पर्यावरण, सरिता पर्यावरण, हिमनद पर्यावरण, मरुस्थलीय पर्यावरण, ये सब शामिल होते हैं। जबकि जैविक में आप देखोगे तो पौधे तथा मानव सहित जितने जंतु हैं ये शामिल होंगे। अजैविक में आप देखोगे साहब, ठीक है, अजैविक और जैविक ये दोनों मिलकर के बायोम बनाते हैं। जैसे अभी आगे चल के हम लोग सागरी बायोम, महासागरी बायोम, ये सब कुछ पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा बायोम में दोनों लोग शामिल होंगे। अगर मैं आपसे कहूँ महासागरी बायोम, तो इसका मतलब जल भी शामिल होगा। और आप जानते हैं यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो जल जो है वो अजैविक तत्व में आ जाता है, लेकिन जल में मछली भी है, ठीक है। इस वजह से महासागरीय बायोम कहते हैं, महासागरीय पर्यावरण नहीं कहेंगे, महासागरीय बायोम के अंदर अगर हम बात करेंगे। अगर आपसे कहे कि यार बताओ महासागरीय बायोम में कौन कौन शामिल होगा, तो इसमें बताना, देखो जल भी शामिल होगा
और मछली भी शामिल हो जाएगी, क्योंकि अजैविक और जैविक दोनों लोग शामिल होते हैं। कोई वनस्पति होगा, जैसे महासागर में आप एक वनस्पति पाओगे फाइटोप्लैंक्टन, है ना, तो वो भी और मछली भी, पानी भी, ये सभी मिलकर के बायोम बनाएंगे। आगे चर्चा होगी, तनाव मत लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण के संगठक को मुख्यतः कितने प्रकार में बांटा जा सकता है। देखिए, आप जानते हैं कि दुनिया में कोई भी चीज है ना, अब जैसे मान लीजिए पूरा क्वेश्चन पेपर बनाने हैं, अब कुछ लोग कहेंगे सर और फीस कम कर दो, तो यार देखो, कम कैसे किया सकता है, अगर बहुत ज्यादा कम कर दिया जाएगा तो फिर फंड की कमी आ जाएगी और कंटेंट के साथ समझौता नहीं करना है ना। तो ये चीजें होती है कि कोई भी पर्टिकुलर चीज है ना, उसके कुछ संगठक होते हैं जो उसको चलाते हैं, उसके बिना वो चल ही नहीं सकता है ना। अब ऐसे ही पर्यावरण के मुख्यतः 3 संगठक माने जाते हैं जो मिल करके इस पूरे पर्यावरण को हैंडल करते हैं, उसको पूरा चलाते हैं। अब ये 3 कौन-कौन से संगठक हैं देखना जरा। पहला तो अजैविक संगठक हैं, या इसे भौतिक संगठक आप मान सकते हो, तो उसमें सारे लोग शामिल हो जाएंगे भौतिक वाले, है ना। दूसरा होता है साथ ही जैविक संगठक, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट संगठक होता है वो होता है ऊर्जा संगठक, क्योंकि आप जानते हैं बिना ऊर्जा के तो कुछ भी नहीं चलता भाई। जैविक तो बिल्कुल भी कुछ मूवमेंट नहीं करेगा, है ना। तो ऊर्जा संगठक, तो अगर आपसे पूछे पर्यावरण के कितने संगठक हैं, तो बताना 3 संगठक हैं। कौन कौन सा? भौतिक संगठन, जैविक संगठन और ऊर्जा संगठन। भौतिक संगठन में आप देखोगे तो स्थल, वायु, जल और इनके उप संगठक को शामिल करते हैं। जैविक में आपने देखा कि पादप, मनुष्य समेत जंतु संगठक को शामिल करेंगे। ऊर्जा संगठन में क्या लाते हैं, तो देखिए ऊर्जा संगठन में सिर्फ एक ही सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है जो सबको एनर्जी देता है साथ, वो होता है सौरिक ऊर्जा। लेकिन यहाँ पे एक और ऊर्जा आता है भूतापीय ऊर्जा। तो याद रखेंगे सौर्य ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। अब आपसे पूछेगा कि पर्यावरण के संगठक में निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा संगठक में शामिल है। ऑप्शन में दे देगा पहला सौरिक ऊर्जा, है ना, सौरिक ऊर्जा। ऑप्शन में दे देगा दूसरा भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। ऑप्शन में दे देगा तीसरा कि जीवाश्म ऊर्जा, जीवाश्म ऊर्जा, ठीक है। ऑप्शन चौथा दे देगा 1 एंड 2। अब मुझे बताओ कौन सा आप सही करोगे। तो आपको सर सौर ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा पर्यावरण में 2 प्रमुख ऊर्जा संगठक है। क्लियर ये बात ना। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अगला, गंगा एक्शन प्लान, यानी जो गंगा कार्य योजना है, इसकी स्टार्टिंग पूछ रहा है। ये भी देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। गंगा एक्शन प्लान ये 1958 में लाया गया था, राजीव गांधी की सरकार थी उस समय, है ना। तो उस समय राजीव गांधी की सरकार थी 1985 में, और इस समय लाया गया था गंगा एक्शन प्लान। कब लाया गया था साथी, तो याद रखेंगे गंगा एक्शन प्लान 1985 में लाया गया था। अच्छा, यहाँ 2 ऑप्शन दिया, 1985 हो जाएगा, यानी पहला हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब, यानी राइट आंसर, ठीक है। 1985 होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ये 58 लिखा गलत है ना। तो याद रखेंगे इसके जो आपसे अगर पूछेगा कि गंगा एक्शन प्लान की स्टार्टिंग कब की गई थी, तो राजीव गांधी की सरकार थी, ठीक है। कुछ एक्ट है उसे ध्यान रखेंगे, जैसे 17 सितंबर 1985 को पर्यावरण और वन मंत्रालय का सृजन किया गया था, और ये भी इसमें भी सरकार राजीव गांधी की ही है, ठीक है। और आप जानते हैं कि इससे पहले पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1985 में लाया गया था, और इंदिरा जी की सरकार थी जब वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। 1985 में इन्हीं के नेतृत्व में गंगा कार्य योजना यानी गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत की गई थी। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, ये पेपर में बार बार आता है, 2010 में लाया गया था। पहली बार चौथी पंचवर्षीय योजना जब चल रही थी, तो इस दौरान पर्यावरण को हम विकास के साथ ऐड किए हुए थे। इसको थोड़ा ध्यान रखना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सीधे सीधे एक सवाल आएगा, किस परियोजना के दौरान पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया था, तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना रही। इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किन यौगिकों का प्रयोग मेघ विजन, जो क्लाउड सीडिंग किया जाता है, उसमें किया जाता है। तो क्लाउड सीडिंग का प्रयोग करते हैं बारिश बरसात करने के लिए, जैसे दिल्ली में भी हाल ही में गवर्नमेंट ने किया हुआ है। तो इसमें ठोस कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ आयोडीन के यौगिक को शामिल करके पूरा एक मेघ विजन, एक पूरा बादल बनाया जाता है, कृत्रिम बादल, और उससे बरसात कराया जाता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। तो इस प्रकार से सी हो जाएगा राइट आंसर। हाइड्रोक्लोरिक का इसमें कोई एक्शन नहीं है, कोई रोल इसमें नहीं होता है। तो भाई क्लाउड सीडिंग में क्या होता है, तो इसके अंदर देखो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड और इसके साथ साथ आयोडीन के कुछ यौगिक के प्रयोग के द्वारा ये पूरा प्रोसेस कराया जाता है। एक आप जानते हैं एक तूफान होता है साथ ही हरिकेन। हरिकेन का मेजरमेंट हम लोग किसमें करते हैं, ये सवाल पेपर में कई बार आया। तो साफिर सिम्पसन, ठीक है, साफिर सिम्पसन मापन के द्वारा हरिकेन जैसे जो चक्रवाती तूफान है, इसकी स्पीड का हम लोग मेजरमेंट करते हैं कि मतलब ये कितना क्षति करता है, ये सब कुछ, है ना। तो ये थोड़ा सा स्टेटमेंट था, इसे ध्यान रखेंगे। एक और ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन है कि भोपाल गैस त्रासदी की दुर्घटना कब हुई थी। आप लोग जानते हैं मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण भोपाल में गैस की त्रासदी हुई थी, 3 दिसंबर 1984 की बात है।
तो इस प्रकार से ये बहुत ही आसान सा सवाल 3 दिसंबर 1984 भोपाल गैस त्रासदी की घटना हुई थी, इसे ध्यान रखेंगे, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य की बात करेंगे तो हम लोग देखेंगे 3 दिसंबर 1984 को मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के कारण भोपाल गैस त्रासदी की घटना हुई थी। चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना ये 26 अप्रैल 1986 को होता है, यूक्रेन के चेरनोबिल में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन करिएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो अस्थायी विकास शब्द का पहली बार प्रयोग कर रहे हैं कि आईयूसीएन के द्वारा, जो आपका आईयूसीएन है इसने अपनी रिपोर्ट विश्व संरक्षण रणनीति में की थी, प्रयोग किया था पहली बार, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि अस्थायी विकास वह विकास होता है जिसके अंतर्गत भावी पीढ़ियों के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमताओं से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, दोनों स्टेटमेंट आपके सही है, सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखिए एक वर्ड है हमेशा चर्चा में रहता है साथी, वो है अस्थायी विकास। तो अस्थायी विकास का क्या मतलब होता है, तो देखिए अस्थायी विकास कहता है कि भाई देखो विकास ऐसा करो ना जिसमें जो भविष्य की पीढ़ियां हैं, यानी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, ऐसा ना हो कि उनके लिए दिक्कत हो जाए। जैसे मान लीजिए कि कोयला है ना, तो भाई कोयला तो लिमिटेड होगा। तो अस्थायी विकास कहता है यार देखो ऊर्जा का इतना ज्यादा भी प्रयोग मत कर दो कि आगे चल के जो आने वाली पीढ़ियां हैं, भाई हमारे जो बाल बच्चे हैं, उनको समस्या होने लगी एनर्जी का। नहीं, अब विकास करो, डेवलपमेंट करो, लेकिन जो भावी पीढ़ियां हैं ना, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके, यानी ऐसी चीजों का आप कम इस्तेमाल करो, कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य में जो लोग आए उनके लिए सब नरक हो जाए, ऐसा ना करो, ठीक है। तो यही है साथी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ से सवाल पेपर में 100% आता है। क्वेश्चन कैसे आता है तो वो सबसे पहले ध्यान रखेंगे, अस्थायी विकास, अस्थायी विकास के अन्य नाम है जैसे सतत विकास भी कहते हैं, निर्वहनीय विकास या निरंतर विकास कहते हैं। सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग कब किया गया, तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जो हमारी आईयूसीएन है, जो रेड डाटा बुक जारी करती है, आगे चल के चर्चा होगी, इसके द्वारा पहली बार एक रिपोर्ट जारी किया गया, विश्व संरक्षण रणनीति, और इसमें इन्होंने पहली बार एक शब्द का प्रयोग किया, देखा ना शब्द का प्रयोग किया है, और शब्द का नाम था अस्थायी विकास। आगे चल के आप देखोगे तो एक रिपोर्ट जारी किया जाता है, कब, तो यह रिपोर्ट साथी जारी किया जाता है 1987 के आसपास की बात है ना। और इस रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट जारी किया जाता है आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से, और इस रिपोर्ट में पहली बार सतत विकास शब्द को परिभाषित किया गया, और इस रिपोर्ट को ही हम लोग ब्रेटलैंड रिपोर्ट कहते हैं। तो अगर आपसे ये पूछे कि कहाँ पे परिभाषित किया गया, किसके द्वारा परिभाषित किया गया, तो बताना WCED यानी वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट के द्वारा एक रिपोर्ट लाया गया, इसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर, और वहां पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द को परिभाषित किया गया। जब अगर आपसे पूछेगा परिभाषित, तो यहाँ पे ध्यान रखिए, और अगर आपसे पूछेगा पहली बार प्रयोग, तो ये वाला जवाब देंगे, और अगर पूछेगा परिभाषित तो ये वाला जवाब देंगे, ठीक है। अब ब्रेटलैंड रिपोर्ट किसे कहते हैं, तो आवर कॉमन फ्यूचर को ही ब्रेटलैंड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछे कि निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट में पहली बार अस्थायी विकास शब्द को परिभाषित किया गया, और रिपोर्ट का नाम रहे ब्रेटलैंड रिपोर्ट, तो आपका जवाब होगा ब्रेटलैंड रिपोर्ट, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता है भाई देखो तुम विकास तो करो, लेकिन भावी पीढ़ियों के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमताओं से समझौता किए बिना तुम विकास करो। ऐसा ना हो कि जो पीछे आने वाली पीढ़ियां हैं उनका नरक हो जाए, नहीं, उनसे उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की समझौता किए बिना वर्तमान की जो पीढ़ी है उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए, है ना। अब ऐसा भी नहीं है कि उनके लिए सब कुछ छोड़ते जाओ और वर्तमान में हम लोग परेशान हो जाए, ऐसा नहीं। आगे चल के कुछ टारगेट यूनाइटेड नेशन ने दिया, संयुक्त राष्ट्र ने कुछ कहा सारे देशों से कि भाई ऐसा ऐसा पालन करेंगे तो हम सतत विकास के कुछ लक्ष्य हैं उसको प्राप्त कर सकेंगे। तो कुछ टारगेट दिया गया, और ये टारगेट साथी 2015 में दिया गया। तो यूएन ने 2015 में टारगेट दिया, जितने भी इसके सदस्य देश हैं, हमारा भारत भी यूनाइटेड नेशन का सदस्य देश है साथी, है ना। और इसमें कहा कि यार देखो मैं कुछ लक्ष्य बता रहा हूँ, इन लक्ष्यों को तुम लोग को प्राप्त करना है, और प्राप्ति करने का जो समय इसने दिया 2030 दिया, ठीक है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ये लक्ष्य लोग सिर्फ कागजों पर प्राप्त करके विश्व बैंक और जो अन्य संस्थान हैं उनसे फंड ले रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ भी आप देखिएगा, कभी गूगल पे जाइए सर्च करिएगा कि हमारे यहाँ कितने फंड लिए जाते हैं, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में फंड लिए जाते हैं। आप पाओगे कि किस तरह से एजुकेशन के नाम पे फंड लिए जाते हैं। अभी हाल ही में योगी जी के द्वारा आप देखिएगा एग्रीकल्चर के नाम पे फंड लिया गया। तो कई सारे देशों से लोग फंड लेते हैं और फंड डकार जाते हैं, काम करने का नहीं करते हैं, कागजों में काम रह जाता है, फंड जो है सब डकार लेते हैं। तो ये सब जो है साथी ध्यान रखना होगा।
तो अगर आपसे पूछे कि भाई पहली बार सतत विकास का लक्ष्य कब रखा गया, 2015 में। इनमें कुल 17 लक्ष्यों की बात की गई है और इन्हें 2030 तक सभी देशों को प्राप्त करना है। ठीक है, अब देखिए यहां से सवाल आपके पेपर में आएगा कि 17 लक्ष्य कौन कौन से हैं। देखो ये क्वेश्चन था कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ दिया सतत विकास लक्ष्य और उनके उद्देश्य, कुल 17 सतत विकास लक्ष्य हैं, इनमें से कह रहा है कौन सा सही नहीं है। तो एसडीजी 1 जो होता है, सतत विकास 1 में कहा गया कि देखो गरीबी जो है ना, जो ये पॉवर्टी है, इसको सभी लोग क्या करना, 2030 तक अपने देश से पूरी तरह से समाप्त कर देना। पर हमारे इंडिया में ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि 4 साल ही और बचा है। तो भारत में इतनी महानता कहाँ है कि गरीबी को खत्म कर पाए। जब तक नहीं खत्म होगा, जब तक पूरी तरह से जनता होशियार नहीं हो जाती है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है। दूसरे में कहा गया कि भूख की समाप्ति करिए और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित कराइए। तो ये दूसरा लक्ष्य दिया गया कि 2030 तक ऐसा करना। तीसरा लक्ष्य दिया गया यहाँ पे, चूंकि ऑप्शन में 4 है तो पहले 4 देख लीजिए कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ये बात बिल्कुल था, एसडीजी 4 में दिया गया। एसडीजी 5 में स्वच्छ पानी स्वच्छता का प्रबंधन नहीं है, बल्कि ये 6 में है। एसडीजी 5 में आप अगर देखोगे तो इसमें लैंगिक समानता की बात की गई है। ठीक है, कि लैंगिक समानता सुनिश्चित की जाए, सर्व शिक्षा अभियान पे बल दिया जाए, बच्चों को पढ़ने दिया जाए, इन सब की बात है। तो यही वाला सही सुमेलित नहीं है, डी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। अब देखिए इनमें कुछ एसडीजी हैं जिन्हें आपको याद रखना है और याद रखना ही रखना है, पेपर में आएगा। सबसे पहला जो लक्ष्य दिया गया उसमें कहा गया कि गरीबी को खत्म करना है। जब गरीबी खत्म हो जाएगी तो जाहिर सी बात है, उसके बाद हमारा टारगेट होगा कि हम भूख की समाप्ति करेंगे, खाद्य सुरक्षा को बेहतर करेंगे, बेहतर पोषण की बात करेंगे, टिकाऊ कृषि की बात करेंगे। एसडीजी 3 में कहा गया कि सभी आयु के लोगों में स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देंगे, ये वाला था, है ना। 4 में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात की, क्वालिटी एजुकेशन की बात की है। हमारे यहाँ जैसे यूनिवर्सिटी वगैरह बंद हो रहे हैं, ये सब क्वालिटी एजुकेशन है कि नहीं है, है ना। पढ़ने से ज्यादा बल दिया जा रहा है कि शिक्षा से लोगों को दूर रखा जाए, क्वालिटी एजुकेशन है ना। तो इसके बाद एसडीजी 5 में कहा गया कि जो लैंगिक समानता है इसको प्राप्त करने की कोशिश किया जाए और महिला और लड़कियों को सशक्त बनाने की बात की जाए। सशक्त कौन लोग बनाएंगे, वही लोग बनाएंगे जिनके ऊपर पॉक्सो एक्ट लग रहा है। इसमें आप देख रहे हैं ना, बहुत तेजी से पॉक्सो एक्ट लग रहा है, यानी नाबालिग बच्चियों के साथ जो है उनका लैंगिक शोषण हो रहा है ना। उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट, लैंगिक शोषण आप हर दिन आजकल न्यूज पर देख रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग महिलाओं को सशक्त बनाएंगे कि उनका लैंगिक शोषण करेंगे। ठीक है, और उसके बाद झंडा हनुमान जी को तिरंगे के रूप में फहराएंगे। मेरे दोस्त, देश भ्रष्ट होने पर तुल चुका है। तो भैया ये सब चीजों को ध्यान रखिएगा। तो ये सब कभी भारत जीवन में प्राप्त नहीं कर पाएगा, मर जाए, क्योंकि इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा सरकार को, जनता को, लोगों को। तो ये सब चीजें कभी नहीं ना प्राप्त किया जा सकता हमारे यहाँ। ठीक है, आगे देखेंगे निम्नलिखित में से किस सतत विकास का लक्ष्य स्वच्छता और पानी के सतत प्रबंधन की बात की गई है। हम आपको यहाँ बताएं, जल जीवन मिशन सरकार ने 2014 में लॉन्च किया था। देखिए जनता को भी इसमें इन्वॉल्व होना है। तो जल जीवन मिशन सरकार ने जब लॉन्च किया तो सरकार का उद्देश्य भी यही था कि यार देखो हम लोगों को स्वच्छ पानी पहुंचाएंगे। हम आपको पता है हमारे गांव में जब जल जीवन मिशन वाला पाइप इकट्ठा करके गिराया गया, लोगों ने पाइपवा काट करके अपने यहाँ ला करके, जो मशीन होता है ना, वापसी नली होता है पानी वाला, उसमें ला करके लगा दें। सोचिए इतने कलाकार हमारे देश के लोग हैं। मतलब सरकार ने स्कीम लगाई है तो उसमें हेल्प करने के बजाय लोग पाइपिया काट काट के अपने घर में लगा ले रहे हैं। ठीक है, तो भाई कैसे होगा, जनता को भी इसमें सहभागिता देनी पड़ती है। कोई भी योजना तभी होगा। सरकार की योजना निकली, बोरिया बिस्तर लेके धरना पर दे दीजिए, गाँव का प्रधान कैसे नहीं आके बनाएगा, बनाएगा, है ना। तो आप देखिएगा, तो आप मुझे बताओ क्या ये 5 में होगा। तो आप कहोगे सर 5 में तो मतलब 5 5 मतलब लैंगिक समानता ऐसा वाला, है ना। तो ये लैंगिक समानता से संबंधित है भैया, ये तो हो ही नहीं सकता, है ना। अब बचा 6, 7, 8, 9, तो भी मैंने आपसे बताया था स्वच्छता वाला, यानी पानी वाली जब बात हो जाएगी तो वो 6 नंबर पे आ जाएगा साहब। ठीक है, स्वच्छता की बात अगर आ जाएगी तो लक्ष्य 6 में है। तो इसे आप प्लीज ध्यान रखना, लक्ष्य 6 में स्वच्छता और पानी का सतत प्रबंधन करना सरकार की जिम्मेदारी होगी। तो यूपी गवर्नमेंट बुंदेलखंड में इसकी व्यवस्था अच्छे खासे तरीके से कर रही है। बाकी हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इसकी व्यवस्था सरकार कर रही है। बहुत रुपया सरकार इसमें खर्च कर चुकी है। ठीक है, 7 में क्या कहा गया है, देखो 7 में ये कहा गया कि हम लोग थोड़ा सा सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक सबको पहुंच सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए सरकार जो है देखते हैं सोलर स्कीम लेकर के आई है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ये जो स्कीम है, जो सौर ऊर्जा से संबंधित जितने भी स्कीम है साथी, वह स्कीम विधायक और उनके चमचों के पास ही रह जाती है। क्योंकि भाई देखिए विधायक के जो चमचे होते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, माइक पर खड़ा होकर के चिल्लाते हैं, है ना। तो वहीं तक सीमित रह जाती है, तो इसका लाभ लोगों को नहीं मिलेगा। तो ये वाली योजना भारत में सफल नहीं होगी।
दूसरा, उत्कृष्ट कार्य और हमें आर्थिक विकास पर ध्यान देना चाहिए। तो हमारे यहाँ आर्थिक विकास हो रही है, दिन प्रतिदिन आर्थिक विकास हम लोग कर रहे हैं, हम लोग जापान को पीछे छोड़ चुके हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जापान बेचारा, देखिए हमारे यहाँ की इकोनॉमी वैसी है, जापान की इकोनॉमी घट गई है इसलिए हम कह रहे हैं कि हम जापान को पीछे छोड़ दिए, ऐसा नहीं है। जापान की इकोनॉमी घटी है, भारत की इकोनॉमी आज भी वही की वही पड़ी हुई है, ठीक है। पर सरकार करे कि नहीं हमारे यहाँ की इकोनॉमी बढ़ गई है, अरे जापान की इकोनॉमी घट गई है, ऐसा। एसडीजी 9 कहता है कि देखो, लचीले बुनियादी ढांचे, समावेशी और सतत औद्योगिकीकरण पर हम बात करेंगे, मशीन वशीन का कम प्रयोग करेंगे, ठीक है। 9वां ये कहता है। 10वां कहता है कि देशों के बीच और भीतरी असमानता को कम करेंगे। हाँ, देश के भीतर असमानता को कम करना है दोस्तों, है ना। पर ये कितनी तेजी से भारत में है वो तो हम और आप जानते हैं। एसडीजी 11 कहता है कि समावेशी और सुरक्षित शहर बनाएंगे, है ना, एक्सक्लूसिव शहर। और इसके लिए सरकार ने मोदी जी, मुझे याद है, स्मार्ट सिटी मिशन लेकर आए थे 2018 के आसपास में, स्मार्ट सिटी, और इसके तहत 100 सिटी को स्मार्ट बनाना था। लेकिन दोस्तों अब क्या ही बताएं दोस्तों, पूरा पैसा खा गए स्मार्ट सिटी के नाम पे, इक्को शहर जो है स्मार्ट नहीं बन पाया, है ना। तो ये सब चीजें हैं देश में, आप देख रहे हैं। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ कि देखिए यही सच्चाई होती है। इसीलिए शिक्षा से लोगों को दूर रखा जाता है, क्योंकि ये सब के लिए साथ ही फंड मिलता है सरकार को, इन सब काम के लिए पैसा मिलता है और फिर भी नहीं होता है। अब आप मुझे बताओ, इसको मिलान करना इस तरह से सवाल आएगा। एसडीजी 10 में क्या था? तो 10 में अगर आप देखोगे तो हमने क्या कहा कि असमानताओं में कमी करनी है। ऊपर ये भी तो चर्चा किया गया कि जितने भी देश हैं उनके बीच में हम लोग असमानता को कम करेंगे। 10वें का 3 से मिला दो, तो ए का तीसरा कहीं दिख रहा है, इस विकल्प में है, इस विकल्प में है, ठीक है। और कुछ दिख रहा है, और कोई भी हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है, हम मिला दे रहे हैं, आप भी मिला लेना। जैसे फिर एसडीजी 13 में क्या दिया है? एसडीजी 13 सीधे क्लाइमेट से संबंधित है, याद रखना। एसडीजी 13 में सीधे जलवायु परिवर्तन, मिला दीजिए। बी का पहला, तो बी का पहला यहाँ है, यहाँ दूसरा है, ये गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका सही जवाब, ठीक है। इस तरह से सवाल बनेगा मेरे भाई, ध्यान रखना। सतत विकास 11 तक हो गया था। 12 में क्या किया गया कि सतत खपत और उत्पादन पैटर्न को हम लोग सुनिश्चित करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे 13 जो आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभाव से निपटने के लिए हम लोग तत्काल कार्यवाही करेंगे। हमारे यहाँ हो रहा है, दिल्ली में देखिए प्रदूषण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, सरकार दिनों रात लगी हुई है दिल्ली को एकदम प्रदूषण रहित करने के लिए। आप पाएंगे कि हमारी जो सरकार है उन्होंने अपने आगे बढ़िया बढ़िया कूलर रख लिया है, ताकि दिल्ली को जो है उनकी भाई देखिए, जो दिल्ली की सीएम साहिबा है उनके पास से जब हवा गुजरेगा तभी तो दिल्ली में पहुंचेगा ना, तो इसलिए उन्होंने अपने पास बढ़िया एसी का कूलर रख लिया है। तो हम लोग काम कर रहे हैं जलवायु को निपटने के लिए, है ना। आगे, अस्थायी सतत विकास के लिए हम लोग महासागर, समुद्र और सामुद्रिक संसाधनों पर संरक्षण करेंगे और उनके उपयोग को ध्यान रखेंगे। ये थोड़ा ध्यान रखना, इसके लिए सरकार जो है निरंतर काम कर रही है, क्योंकि इसमें सरकार का फायदा है साहब, है ना। मछुआरों के ऊपर भी टैक्स लगा देगी जल्द ही, टेंशन मत लेना। आगे 15 क्या करता है कि पृथ्वी के जो जीव एवं संसाधन है उनको हम लोग संरक्षित करेंगे, ठीक है। तो सरकार इसके लिए काम कर रही है, और अब देखते हैं हमारे यहाँ के जीवों को संरक्षण दिया जा रहा है। और इसके लिए सरकार ने अभी हाल ही में आपने देखा एक नया स्कीम लेकर आया है, जिस स्कीम तहत अरावली पर्वत को काटने की बात करी है। इससे बड़ा संरक्षण होगा क्या उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल, देश में बहुत अच्छा काम हो रहा है कि हम जीव और संसाधन की संरक्षण के लिए अरावली को काट देंगे, तो सारे जीव लोग गाँव में ठहरेंगे, संरक्षण हो गया जीवों का, है ना। 16 क्या कहता है? शांति, न्याय और मजबूत संस्थानों का निर्माण करेंगे। हैरी दोस्तों, मजबूत संस्थान और भी न्याय वाली संस्थान, आप देख रहे हैं बार बार चर्चा में ईडी सीबीआई बार बार लोगों को परेशान कर रही है ना। इसका दुरुपयोग हो रहा है, जितने संस्थान है लोगों उस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। आजकल ये स्थिति आ गई है कि लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं, ईडी सीबीआई पुलिस इन सब पे कोई बिलीव ही नहीं किया जा रहा है। अभी हाल ही में आपने देखा मदरसे में कुछ लोग बेचारे नमाज कर रहे थे, पुलिस ने इनको टांग लिया। देश की दशा ऐसी हो गई मेरे दोस्तों, है ना। अगला, सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करने और अतिरिक्त कार्यान्वयन के साधनों को सुदृढ़ बनाने का। देखिए ये वाला काम तो ठीक है, इसमें सरकार अभी हाल ही में आप देखेंगे, कल ही शायद यूएई के आए थे, यूएई के जो है आए हुए हैं भारत में। तो सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करने की बात मोदी जी काफी तेजी से कर रहे हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो ये 17 लक्ष्य थे, मैंने इसे आलोचना के रूप में जरूर प्रस्तुत किया, लेकिन जो सच था मैंने आपको वही बताया, है ना। आगे क्वेश्चन देखिए, अब इन सब के लिए कि आपके यहाँ कितना काम किया गया, इन सब की जानकारी के लिए
यूनाइटेड नेशन ने क्या किया, उसकी एक संस्था है जिसका नाम है साथी यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सस्टेनेबल नेटवर्क, यानी संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सॉल्यूशन नेटवर्क के साथ ही समाधान नेटवर्क। तो यूएनएसडीएन को बनाया और इससे कहा कि देख यार तुम एक काम करो, सारे देशों के लिए एक रैंक प्रदान करो सबको कि किन्ने किन्ने कितना काम किया हुआ है। तो इससे कहा कि ठीक है मैं रैंक प्रदान करूंगा, एक रिपोर्ट निकालूंगा जिसका नाम होगा सतत विकास रिपोर्ट। तो अभी हाल ही में 2025 में ये रिपोर्ट निकाली गई है, सतत विकास रिपोर्ट, और इसमें सबको स्कोर ये बोले कि हम सबको स्कोर देंगे, ठीक है। तो इस बार आप देखोगे तो 15 से ही ये स्कोर निकाला जा रहा है, तो 15, 10, 25, यानी इस बार आप देखोगे तो यह इस रिपोर्ट का कौन सा संस्करण होगा, तो यह इस रिपोर्ट का 10वां संस्करण होगा। कौन निकालेगा, तो आप कहोगे सर यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, यानी सतत विकास समाधान नेटवर्क, ठीक है। कब प्रकाशन हुआ, जून 2025 में। उद्देश्य क्या था आपको पता चल गया है, जितने सतत विकास हैं उनके डेवलपमेंट को चेक करना है। फिनलैंड ने सबसे नंबर 1 का प्रदर्शन किया, फिर उसके बाद स्वीडन ने किया, फिर उसके बाद डेनमार्क ने किया। हमारे भारत का प्रदर्शन, हमारा भारत 67 स्कोर प्राप्त करके कौन से स्थान पे खड़ा है, 99 स्थान पे पड़ा है, समझिएगा। यानी 198 देशों में आप देखो तो हम लोग 99 स्थान पे खड़े हैं, मतलब हमारा भारत महान है, ये है ना। आगे देखिए नेक्स्ट, एसडीजी शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड। देखिए सरकार एक बार बड़े फॉर्म में आई थी और सरकार ने एक रिपोर्ट जारी करी, ठीक है, जिसका नाम था एसडीजी शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड रिपोर्ट। पहली बार लाया गया था 2021-22 में और अभी तक ये वही है, उसके बाद से नहीं आया हुआ है। और इसे जारी किया गया साथी नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग ने कहा कि देखते हैं कौन कौन सा राज्य और राज्य का कौन कौन सा क्षेत्र जो एसडीजी है उसको प्राप्त करने में योगदान दे रहे हैं। भाई किसी देश में कोई राज्य होगा, उस राज्य के द्वारा ही जब लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा तभी ना देश का लक्ष्य माना जाएगा, है ना। तो ये रिपोर्ट जारी किया इन्होंने एसडीजी शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड नाम से। तो किसने जारी किया, नीति आयोग ने जारी किया, और इसमें 5 जो है शहर को शामिल किया गया। शिमला जो है इसने सबसे ज्यादा एसडीजी लक्ष्य को प्राप्त किया हुआ है, शिमला शहर जो कि अरुणाचल प्रदेश का है। फिर तमिलनाडु का कोयम्बटूर है, फिर चंडीगढ़ केरल, फिर अब देखेंगे चंडीगढ़ है, फिर जो है केरल है, केरल का तिरुवनंतपुरम है, केरल का कोच्चि है। आखिर में क्या कारण है कि दक्षिण भारत के राज्यों ने सबसे ज्यादा इन सब चीजों को प्राप्त किया हुआ है, क्योंकि देखिए वो लोग ध्यान देते हैं, वो लोग शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, गरीबी पर, इन सब पे ध्यान देते हैं, जबकि उत्तर भारत के लोग ज्यादातर ध्यान देते हैं मंदिर और मस्जिदों पर। साहब हमें चिंता है कि हमारे भगवान जो है कहाँ, अरे भाई हमारे भगवान कहीं नहीं जा सकते, उनको कोई नहीं हटा सकता, इस धर्म को, इस समाज को कोई नहीं हटा सकता, लेकिन सरकार की नीतियों को तो पढ़ो समझो एक बार। लेकिन हमारा ध्यान वहां नहीं रहता साथी। उत्तर प्रदेश में हमारा मेरठ जो है देखेंगे वो 55वें स्थान पे है, बहुत बढ़िया। उत्तर प्रदेश का जो मेरठ है वो 55वें स्थान पे है, ये भी जानने वाली बात है, रोचक। आगे देखेंगे नेक्स्ट, पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी को सर्वप्रथम परिभाषित करने और विस्तृत अध्ययन करने का श्रेय किसे दिया जाता है। सबसे पहले इकोलॉजी शब्द को प्रयोग किसने किया था, तो साहब याद रखेंगे एक व्यक्ति का नाम जिसका नाम है अर्नेस्ट हैक्ले, इनके द्वारा सबसे पहले इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा साहब आपका कौन सा, बी करेक्ट आंसर। देखिए पारिस्थितिकी की बात करेंगे तो साहब अर्नेस्ट हैक्ले ने सबसे पहले 1866 में इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था, और ये शब्द बना है ओकियोलॉजी से, जिसका हिंदी का मतलब होता है पारिस्थितिकी, ठीक है। इसीलिए पारिस्थितिकी का जनक भी हम अर्नेस्ट हैक्ले को कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अर्नेस्ट हैक्ले ने कहा कि देखो भाई वातावरण और जीव समुदाय, ठीक है, के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं। सिंपल सी बात है, इसमें पर्यावरण और जीव समुदाय दोनों लोग शामिल होते हैं, यानी जीव समुदाय भी इसमें शामिल होता है पारिस्थितिकी में, ठीक है, ध्यान रखना होगा, ठीक है। पारिस्थितिकी का जनक भी बोलते हैं। पारिस्थितिकी के अंतर्गत वातावरण और जीव समुदाय का पारस्परिक अध्ययन किया जाता है, दोनों का ही अध्ययन किया जाता है, ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब देखिए पारिस्थितिकी तो ऐसे कई प्रकार के होते हैं, पर इनमें से 2 प्रमुख प्रकार हैं साहब, एक तो स्थलीय पारिस्थितिकी और एक होता है जलीय पारिस्थितिकी। वन पारिस्थितिकी भी होता है, ये सब होते हैं, पर वो सब इसी में आ जाते हैं स्थलीय पारिस्थितिकी में, ठीक है। तो बेसिकली 2 पार्ट में पारिस्थितिकी को डिवाइड किया गया है, एक तो जलीय पारिस्थितिकी एक्वेटिक इकोलॉजी, जो पानी के अंदर जितने भी पाए जाएंगे, पानी में जैसे तालाब वालाब ये सब भी पाया जाएगा, अभी आगे चल के चर्चा होगी। और दूसरा होता है साथ ही टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी, यानी स्थलीय पारिस्थितिकी। मैं आपको बता दूं, मैं एक बार एनसीईआरटी किताब क्लास 5th की पढ़ा रहा था एक स्कूल में, और वहां पर मुझे ये सब चीजें मिल रही थी। मैं हैरान रह गया कि क्लास 5th स्टैंडर्ड के बच्चे को जो भी
टहल रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र से हैं सब, है ना, इनको हम इकोलॉजी में क्या समझाएं। लेकिन हायर एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी नहीं था, इंग्लिश मीडियम के कुछ निठल्ले ने बुक तो लॉन्च कर देते हैं साहब, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे एबीसीडी अगरी मगरी पढ़ने वाले लोग ये इस किताब का एबीसीडी भी नहीं समझ पा रहे थे दोस्तों, है ना। पर नहीं, लोगों को पढ़ाना है अपने बच्चे को, बस कुछ भी हो जाए अंग्रेजी माध्यम चलना है, भले ही बच्चा जो है गधा का गधा रह जाए, है ना। तो ये मजाक नहीं करना चाहिए। देखिए अब कह रहा कि भाई बताओ स्थली में कौन सा, तो घास स्थल शामिल होगा। आप बोलो मरुस्थल, वन, तालाब पारिस्थितिकी पर विचार कीजिए। तालाब तो ऐसे लग रहा है कि यह जलीय पारिस्थितिकी का पार्ट होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से डी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी चौथा। देखिए हमने कहा पारिस्थितिकी को हम दो पार्ट में बांटेंगे, एक तो जलीय एक तो स्थलीय। जलीय पारिस्थितिकी में स्वच्छ जल की पारिस्थितिकी और समुद्र जल की पारिस्थितिकी। अब इसमें समुद्र पान और इसमें आप देखेंगे नदी झीलें ये सब आ जाएंगे, है ना। जबकि स्थलीय पारिस्थितिकी में घास स्थल की पारिस्थितिकी, वन पारिस्थितिकी, मरुस्थल पारिस्थितिकी, ये सब कुछ आ जाती है, ठीक है। देखिए वातावरण का प्रत्येक भाग जो जीवधारियों की संरचना एवं कार्यों पर प्रभाव डालते हैं उन्हें हम पारिस्थितिकी कारक कहते हैं। जाहिर सी बात है, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु पारिस्थितिकी कारक है। जलवायु पारिस्थितिकी कारक का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा हो सकता है। जलवायु का मतलब आप समझ ही रहे हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ जल पानी वाला नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना। अब देखिए इनमें से अगर आप वैसे देखेंगे तो लग रहा है कि सब में तो कहीं ना कहीं समानता दिख रही है, लेकिन एक है जो असमान है, वो है आपका सूक्ष्म जीव। तो बस जब ऐसे क्वेश्चन आए ना, कुछ समझ में ना आ जाए, तो डी वाला ऑप्शन लगा दीजिएगा, है ना। अब देखिएगा क्या होता है पारिस्थितिकी कारक, इकोलॉजिकल फैक्टर। तो वातावरण का वह प्रत्येक भाग जो जीवधारियों की संरचना एवं कार्यों पर प्रभाव डालते हैं वो सारे लोग पारिस्थितिकी कारक कहलाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कौन कौन लोग प्रभाव डालेंगे, जैसे मान लीजिए कि ऐसे बेचारा कोई प्यारा सा पौधा था, नन्हा मुन्ना पौधा था, है ना, और पौधा बड़ा होना था। तो पौधा बड़ा कैसे हुआ, जाहिर सी बात है पौधा बड़ा हुआ, पौधे का पत्ती निकला दोस्तों, है ना। कला में हमको बस पत्ती बनाने आता है, अब कमेंट मत करना, ठीक है। पत्ती निकला तो पत्ती को किसकी जरूरत होगी, पौधे को बड़ा होने के लिए सबसे पहले जरूरत होगी ऊर्जा की, है ना। तो भैया लो ऊर्जा का स्रोत सबसे बड़ा कौन है, सूर्य है। सूर्य से ऊर्जा मिला पत्ती को, पत्ती ने ऊर्जा लिया, और उसके बाद आप जानते हैं इसके बाद पत्ती ने क्या किया, पूरा एक प्रोसेस किया, और ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया किया, खाना खाया, है ना। तो अब यहाँ पे जो ये तापमान है ना, जो सूर्य का प्रकाश है ना, ये एक फैक्टर है, यह एक कारक है, और इसे हम पारिस्थितिकी कारक बोलेंगे। आपको समझ में आई ये बात, है ना, ठीक है। चलो इन्होंने ये तो कर दिया, लेकिन अगर हम कहें नीचे जो है ये बेचारा था जाइलम फ्लोएम, आप जानते हैं। अब यहाँ पे बरसात हुई साथी, है ना, बरसात हुई, टप 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 बूंदे गिरी, और बरसात की बूंदें जमीन पे आई, तो इससे जो है इसको जल मिला, पेड़ पौधा हरा भरा रहा। तो वर्षा का पानी क्या हो गया, तो ये भी एक फैक्टर होगा, क्योंकि जितने भी फैक्टर हैं जो इस पौधे को अभी इम्पैक्ट डालेंगे, ठीक है, जो भी जीवधारियों की संरचना पर उनके कार्यों पर जो भी प्रभाव डालते हैं उनको ही हम लोग क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी कारक यानी इकोलॉजिकल फैक्टर बोलेंगे। अब ये कई तरीके के हो सकते हैं, कुछ होते हैं जिन्हें हम जलवायु कारक बोलते हैं, कुछ होते हैं स्थलाकृति कारक हो सकते हैं, मृदीय कारक हो सकते हैं, जैविक कारक हो सकते हैं, ये सब बहुत टाइप के हैं, पर इतना हमें पढ़ना है, ठीक है। अब आप देखेंगे जलवायु कारक में तो इसमें प्रकाश शामिल हो जाता है, तापमान आ जाता है, जल वर्षा आ जाता है, वायुमंडलीय नमी आ जाता है, और वायु होता है। ये पॉइंट आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखेंगे निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, नीचे देखिए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है इनमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश को विकिरण ऊर्जा के रूप में ग्रहण करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है साहब, है ना। विकिरण ऊर्जा को ही वो आगे चल के साहब वो रासायनिक ऊर्जा में बदल लेते हैं। पूरा प्रोसेस है, समझाएंगे कभी। वाष्प उत्सर्जन की क्रिया पत्तियों एवं तनों में पाए जाने वाली जितने भी स्टोमेटा होते हैं, जितने भी रंध्र होते हैं, उस पर निर्भर करती है, बिल्कुल सही है साहब। पत्तियों में जब आप पढ़ेंगे बायोलॉजी, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जीव विज्ञान में आप जानते हैं कि जब पत्तियां आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा पत्तियों में कि उनके ऊपर रंध्र पाए जाते हैं, ठीक है। उसी में क्लोरोफिल भी पाया जाता है साहब, है ना, जिसे आप लोग स्टोमेटा बोलते हो, इस तरह से गड्डी गड्डी करके इस तरह से रहता है, ठीक है। और ये स्टोमेटा पर निर्भर करता है, तो बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, सही हो जाएगा प्रश्न का आपका राइट आंसर, ठीक है। देखिए पृथ्वी पर जीवन की क्रिया को संचालित करने के लिए समस्त ऊर्जा का स्रोत कौन है, तो आप बोलोगे सर सूर्य है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे सूर्य के प्रकाश को विकिरण ऊर्जा के रूप में प्राप्त करते हैं, ये वाला स्टेटमेंट याद रखिएगा।
तथा पर्णहरिम की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। जाहिर सी बात है, क्लोरोफिल मिलता है और वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में ऊर्जा को संचरित करते हैं अपने पास। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसके द्वारा होता है? पत्ती और तने में पाए जाने वाले जो रंध्र होते हैं उस पर निर्भर करती है। ठीक है, रंध्रों का खुलना और बंद होना यह प्रकाश पर निर्भर करता है। ये वाला स्टेटमेंट भी आपको ध्यान रखना है। ज्यादा प्रकाश मिल जाएगा तो रंध्र ज्यादा खुल जाएगी और पत्ती क्या होगी? सूख जाएगी साथ में ना। समय समय से वो पत्तियां अपने आप को सेटलमेंट करती रहती हैं। अगला, सूर्य का प्रकाश 7 रंगों में विभक्त है। आपने विबग्योर का नाम पढ़ा हुआ होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सबसे ज्यादा रोल प्ले करते हैं? तो इनमें से जो लाल और नीला कलर होता है इनका रोल प्ले बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में लाल और नीले रंग का, जो कि सूर्य के श्वेत प्रकाश के रंग है, इनका रोल ज्यादा होता है। ध्यान रखेंगे। देखेंगे, सूर्य का प्रकाश 7 रंगों में विभक्त है, जिसमें से लाल और नीले रंग प्रकाश संश्लेषण में सहायता करते हैं। रंध्रों का खुलना और बंद होना ये प्रकाश पर निर्भर करता है। याद रखिएगा कि विटामिन ए, विटामिन डी और कैरोटीन के निर्माण में भी प्रकाश की भूमिका होती है। बाकी यहाँ से जो अन्य क्वेश्चन बनेंगे उसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बीच बीच सवाल को ही इससे यहाँ पे दोस्तों सॉल्व किया जाएगा। वंदे मातरम, जय हिंद।